Hello guys, so I am forensic educator. Welcome back to my channel. So I hope you all are well and good. So let's start the video. So our topic of today's video is documentation, which is the permanent record. So guys, today I am focusing on the subtitle and you should have to. तो सबटाइटल इज इफ़ इट इज़ंट रिटन डाउन इट डिडंट हैपन, मतलब कि अगर कोई चीज़ लिखी नहीं गई है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो वो चीज़ हुई ही नहीं है, ऐसा माना जाएगा कि वो चीज़ हुई ही नहीं है. सो इफ़ यू हैव टू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ एनीथिंग यू हैव टू राइट इट डाउन, यू हैव टू डॉक्यूमेंट इट. तो अगर इवन स्मेल, फ्रेग्रेंस, वेदर या फिर टेम्परेचर जैसी छोटी मोटी डिटेल्स भी है ना, तो आपको उससे भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा टू प्रूव इट, क्योंकि दोज डिटेल्स आर ऑल्सो क्रूशियल टू प्रूव अ केस समटाइम्स. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम पढ़ेंगे कि पर्पस क्या है डॉक्यूमेंटेशन करने का. तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि गोल क्या है. तो हमारा गोल है टू क्रिएट अ मेंटल मैप फॉर इन्वेस्टिगेटर, लॉयर्स एंड जूरर्स हु वर नेवर एट द सीन. तो हमारा पर्पस या गोल है कि मेंटल मैप उन लोगों के लिए क्रिएट करना जो कि सीन पर प्रेजेंट नहीं थे. तो डॉक्यूमेंटेशन क्या करता है कि जो इन्वेस्टिगेटर, लॉयर्स या जूरर सीन पर नहीं थे वो समझ पाए कि क्राइम सीन पर क्या क्या प्रेजेंट था और क्या क्या नोट्स बनाने वालों ने या जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम वहाँ पर प्रेजेंट थी, जो CSI यूनिट वहाँ पे प्रेजेंट थी, उन्होंने क्या क्या वहाँ पर देखा. इसमें वो वाले इन्वेस्टिगेटर्स भी काउंट होते हैं. अब मान लो इन्वेस्टिगेटर्स क्राइम सीन पर तो थे, पर हर इन्वेस्टिगेटर की अलग अलग ड्यूटी थी. तो वाइल दे विल रिकंस्ट्रक्ट द क्राइम सीन, दे विल नीड द डॉक्यूमेंट कि क्या क्या प्रेजेंट था. अब हर इन्वेस्टिगेटर ने, हर एक्सपर्ट ने हर चीज़ तो नहीं की ना, उन्होंने कुछ कुछ पार्ट किया है क्राइम सीन पे. कुछ कुछ पार्ट था उनका सर्च करने का, किसी का सर्च करने का था, किसी का डॉक्यूमेंट करने का था, किसी का एनालाइज करने का था, किसी का एविडेंस कलेक्शन का था. तो different part of the CSI team have different work on the crime scene. That's why we have to create a mental map through this documentation. तो एक पर्पस तो हमारा ये है जो कि मेन पर्पस है, और दूसरा है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने में. तो आगे आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के बारे में. अभी इसी टॉपिक पर फोकस करते हैं. तो ये एक 3-legged स्टूल है, यानी कि ये 3 चीज़ों पर बेस्ड है. 3 चीज़ें मेन हैं क्राइम सीन का डॉक्यूमेंट करने के लिए, विच इज़ नोट्स, फोटोग्राफी एंड स्केचेस. तो जो हमारे नोट्स हैं वो रिटन फॉर्म होती है, फोटोग्राफी हो गई फ़ोटोज़, और स्केचेस हो गए जो हम स्केच बनाएंगे क्राइम सीन का. और मैंने एक नोट भी ऐड किया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल. तो वीडियोग्राफी इज ऑफन यूजेस फॉर सप्लीमेंट. आज के टाइम में जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है या टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, वीडियोग्राफी भी हो रही है क्राइम सीन की. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, द फर्स्ट मेथड इज़ क्राइम सीन फोटोग्राफी. तो क्राइम सीन फोटोग्राफी, इसका एक मेन रूल क्या है? इसका एक मेन रूल ये है कि फोटोग्राफ एवरीथिंग बिफोर एनीथिंग इज टच और मूव्ड. इससे पहले किसी भी चीज़ को टच किया जाए या मूव किया जाए, आपको उससे पहले ही फोटोग्राफ कर लेना है. क्यों? ताकि हम क्राइम सीन को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में रिकॉर्ड कर पाएँ, उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कैप्चर कर पाएँ. तो इसकी एक 3 स्टेप अप्रोच है, जो कि सबसे पहले है ओवरव्यू द एंटायर सीन एंड सराउंडिंग एरिया. तो क्राइम सीन फोटोग्राफी में सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू रिकॉर्ड करते हैं, और इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा आपके लिए डायग्राम इसमें अटैच करा है. अब आप सोचेंगे मैंने क्राइम सीन के साथ में ये जो साइड में बैकग्राउंड है ये क्यों बनाया है, ये ट्रीज़, ये बिल्डिंग्स क्यों अटैच किए हैं? ये मैंने इसीलिए अटैच किए ताकि आप इजीली समझ पाएँ ओवरव्यू फोटोग्राफी को. तो ओवरव्यू फोटोग्राफी का मतलब है वी कैप्चर द एंटायर सीन और सराउंडिंग एरिया, कि हमें सीन के साथ साथ एरिया को भी कैप्चर करना है. ये एक बर्ड आई व्यू है, जैसा कि एक बर्ड आई से दिखता है. जनरली हम जो क्राइम सीन में ओवरव्यू फोटोग्राफी या वाइड फोटोग्राफी है या फार फोटोग्राफी है वो ड्रोन से कैप्चर करते हैं, और इसे जनरली मास डिज़ास्टर वाली जगह पर, जहाँ पे मास डिज़ास्टर हुआ है उस जगह पर किया जाता है. तो इससे हमें क्या मिलता है? ओवरव्यू फोटोग्राफी से हमें पता चल जाता है कि क्राइम सीन के साथ में कौन सी लोकेशन है या क्राइम सीन किस लोकेशन के आसपास है. जैसे कि इस फोटोग्राफ में हम समझ पा रहे हैं जो हमारा क्राइम सीन है उसकी एक साइड पे बिल्डिंग है और बैक साइड पर एक फॉरेस्ट है. तो लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, सराउंडिंग एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हम हमेशा फार फोटोग्राफी या फिर बर्ड आई फोटोग्राफी को कर रहे हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम पढ़ेंगे मिड रेंज फोटोग्राफी के बारे में. तो इसमें हम मिड रेंज के लिए मैंने ना आपको 3 डायग्राम्स बना के दिए हैं सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि मिड रेंज में हम कर क्या रहे हैं. मिड रेंज में हमें क्या करना है, जितना भी हमारा एविडेंस प्रेजेंट है हमें हर एविडेंस का किसी ऑब्जेक्ट के साथ या किसी दूसरे एविडेंस के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप देखना है.
स्पेशल रिलेशनशिप से मेरा मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट से कोई एविडेंस या किसी एविडेंस से एक दूसरा एविडेंस कितनी दूर या कितनी पास रखा हुआ था, जनरली द डिस्टेंस और द मेजरमेंट्स। तो इसमें एक एक्चुअल मेजरमेंट तो नहीं, बट एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि हाँ, जैसे कि आप फर्स्ट फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि बॉडी के हेड की तरफ रखे थे नोट्स, है ना। ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमें बॉडी के हेड की तरफ मिला है, ये हम फर्स्ट फोटो से समझ सकते हैं। सेकंड से हम समझ सकते हैं कि जो नाइफ है वो बॉडी के लेग्स की तरफ था, राइट। और हम थर्ड फोटोग्राफ से समझ सकते हैं कि जो फुटप्रिंट्स थे वो हेड के बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट थे। यू कैन सी इट इज़ प्रेजेंट एट द 90 डिग्री एंगल ऑफ द हेड, you can say parallel to the head. So this is how we do mid range photography, कि जिससे हमें किसी एविडेंस का दूसरे एविडेंसेस या दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेशन पता चलता है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारा टॉपिक है क्लोजअप फोटोग्राफी। 90 डिग्री टॉप डाउन शॉट ऑफ द आइटम विद स्केल और रूलर। तो मैंने वैसे इस सेंटेंस में तो 90 डिग्री लिखा है, बट सिर्फ 90 डिग्री नहीं, इसमें हम 45 डिग्री वाली भी करते हैं। तो मैं आपको अभी डायग्राम से समझाऊंगी 45 डिग्री वाली कब करते हैं। तो जनरली हम जो क्लोजअप शॉट्स होते हैं, यानी जो पास वाले शॉट्स होते हैं जिसमें हम एक ही एविडेंस को अच्छे से पिक्चर करते हैं, फोटोग्राफ करते हैं, हम एक ही एविडेंस को क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उस एविडेंस की अच्छे से डिटेल्स को देख पाए। जनरली हम फोटोग्राफी ही इसलिए कर रहे हैं ताकि, क्योंकि फोटोग्राफी ना एक तो बहुत ड्यूरेबल होती है, तो इन फ्यूचर अगर काफ़ी सालों के बाद भी केस को रीओपन किया जाएगा तो फोटोग्राफी से हमें एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा केस का, राइट। क्योंकि फोटोग्राफी तो बहुत ड्यूरेबल है और वो आगे तक चल सकती हैं, और इन फ्यूचर भी केस रीओपनिंग में वो हमारी पूरी हेल्प करेगी क्राइम सीन को ऑब्जर्व करने के लिए। जब क्राइम सीन का कुछ भी नहीं बचा होगा तब ये फोटोज़ हमें अच्छे से क्राइम सीन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर पाएगी कि क्राइम सीन उस टाइम पे कैसा रहा होगा और क्राइम सीन पे क्या क्या एविडेंस या क्या क्या चीज़ें रही होंगी। तो क्लोजअप फोटोग्राफी में हम क्या करते हैं कि जो हमारा एविडेंस है सबसे पहले उसके साइड में 2D स्केल रख देता है। कभी कभी स्केल नहीं भी होता है, कभी कभी स्केल होता है। स्केल को हम इसलिए रखते हैं ताकि हमें जो अपना एविडेंस है उसकी 2 डायमेंशंस का पता चल जाए। स्केल का और कोई काम नहीं है, बस 2 डायमेंशंस हमें पता लग जाए फोटोज़ के अंदर। और वो 2 डायमेंशंस कौन सी है? एक लेंथ और एक विड्थ, मतलब एविडेंस की लेंथ और विड्थ का पता लगाना है इसमें हमें बस। और जो हमारा क्लोजअप फोटोग्राफी होती है इसमें हम जनरली जो एविडेंस की डिटेल्स हैं इन्हें देखते हैं। मतलब क्लोजअप फोटोग्राफी आपको इस रेंज से फोटोग्राफी करनी है। एंगल तो आपने 90 डिग्री रखना है, पर रेंज क्या होनी चाहिए? रेंज ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो आपका एविडेंस है उसकी एक एक डिटेल को हम अच्छे से विजुअलाइज कर पाएँ। इस रेंज से आपको फोटोग्राफी करनी है। अब 45 डिग्री वाली हम कब करते हैं क्लोजअप में? हम 45 डिग्री वाली तब करते हैं जब हमें मान लो ऊपर से कोई लाइट आ रही है जो कि कैमरा के कारण ब्लॉक हो रही है। तो हम 90 डिग्री पे अगर रख रहे हैं तो मान लो लाइट ब्लॉक हो रही है और हम डिटेल्स को अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, तब हम 45 डिग्री के एंगल से फोटोग्राफी करते हैं, सो दैट कि हम अपने एविडेंस को अच्छे से विजुअलाइज कर पाए और कोई भी डिटेल लाइट के कारण ख़राब ना हो। तो लाइट ताकि अच्छे से एविडेंस के ऊपर पड़े और एक एक डिटेल को हम इजीली कैप्चर कर पाएँ, तब हम 45 डिग्री वाली क्लोजअप फोटोग्राफी करते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पढ़ेंगे क्राइम सीन स्केचिंग के बारे में। सो व्हाट इज़ क्राइम सीन स्केचिंग? सो गाइज, क्राइम सीन स्केचिंग में सबसे पहले इसकी नीड और डिफरेंस पढ़ते हैं। फ़ोटोज़ से इसका क्या डिफरेंस है और इसकी ज़रूरत क्यों है। हमने फ़ोटोज़ तो ले ली थी समझने के लिए, तो जो फ़ोटोज़ है ना, वो कई बार क्या होता है कि फ़ोटोज़ में डिस्टेंस कवर नहीं हो पाता है। कुछ कैमरास हैं जिसमें डिस्टेंस मेज़र हो जाता है। मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे मॉडर्न कैमरास सिखाऊंगी जो कि डिस्टेंस को भी मेज़र कर लेते हैं। बट जनरली जो कैमरा इंडियन टीम्स के पास है, इंडियन पुलिस टीम या इंडियन इन्वेस्टिगेशन टीम्स के पास है, मतलब कि कुछ टीम के पास मे बी वो मॉडर्न कैमरास हों, बट कुछ टीम के पास वही जो ट्रेडिशनल कैमरास हैं वो हैं जो कि सिर्फ फ़ोटोज़ को कैप्चर करते हैं और ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस को कैप्चर नहीं करते हैं। तो उसके लिए हम स्केचिंग करते हैं सो दैट वी कैन नो द स्पेशल रिलेशनशिप ऑफ द एविडेंस प्रेजेंट एट द क्राइम सीन विद द ऑब्जेक्ट्स और विद द अदर एविडेंसेस। तो मेजरमेंट्स के लिए हम लोग स्केचिंग करते हैं। तो स्केचिंग अब 2 टाइप से होती है, एक होता है रफ स्केच, एक होता है फाइनल स्केच। तो जो रफ स्केच होता है इसको सीन पर ही बनाया जाता है और ये किसी स्केल वेल की हेल्प से नहीं बनता, जस्ट हम मेजरमेंट है उसको लिख देते हैं और एक रफ स्केच क्रिएट करते हैं क्राइम सीन का। और जो फाइनल स्केच हम बनाते हैं वो बहुत क्लीन होता है, वो स्केल्स की हेल्प से, समटाइम कंपास की हेल्प से या प्रोटेक्टर की हेल्प से बनता है। ऐसे मतलब आप डायरेक्ट रफ हैंड से वो स्केच नहीं बना सकते हो। देन इसमें जो भी हम स्केचिंग करेंगे इसमें 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, एक तो नॉर्थ एरो और दूसरा स्केल। मतलब आप जो भी क्राइम सीन बनाओगे जनरली हम
कोई भी क्राइम सीन का स्केचअप बनाते हैं तो उसमें हम नॉर्थ की डायरेक्शन को लेकर ही क्राइम सीन बनाते हैं। मैं फ्यूचर में स्केचिंग के ऊपर अलग से एक वीडियो लेके आऊँगी, जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी स्केचिंग को लेकर ही होगी, सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड अबाउट स्केचिंग और नॉर्थ डायरेक्शन का यूज़। तो अभी के लिए आप बस इतना याद रखो कि हम कोई भी क्राइम सीन बना रहे हैं वो नॉर्थ के रिस्पेक्ट में बनाएंगे, और दूसरा हमें स्केल चाहिए ताकि हमारे पास प्रॉपर मेजरमेंट्स हो क्राइम सीन स्केच करने के लिए। So now we will talk about mapping techniques. So what are the mapping techniques? There are 4 types of mapping technique, यानी sketching की 4 techniques हमारे पास हैं. These are generally used mapping techniques. First is rectangular coordinates. इसमें क्या होगा कि 2 perpendicular walls को या फिर कोई भी 2 ऐसे objects जो कि move नहीं करेंगे, वैसे generally हम walls को ही लेते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। इसमें हम 2 वॉल्स को अच्छे से मेज़र करते हैं और उन 2 वॉल से जो भी हमारा एविडेंस होगा उस पर्टिकुलर एविडेंस का डिस्टेंस मेज़र करते हैं। मैंने ये चारों मेथड्स अपनी अगली वीडियो में डाल दिए हैं। लाइक जब मैं अगली वीडियो रिलीज़ करूँगी यू कैन सी ईजीली थ्रू द डायग्राम्स कि किस तरीके से वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी होगी, किस तरीके से स्केचिंग हुई होगी। उसके बाद है ट्रायंगुलेशन मेथड। तो ट्रायंगुलेशन मेथड में क्या होता है कि हम 2 फिक्स पॉइंट लेते हैं, एक ही बेस लाइन के 2 फिक्स पॉइंट हमें लेने हैं, और उन जैसे कि डोर हो गया, कोई फ्रेम हो गया या कॉर्नर हो गया, ऐसे हमें 2 फिक्स पॉइंट लेने हैं और उन 2 फिक्स पॉइंट से एक एविडेंस का डिस्टेंस मेज़र करना है। देन आता है बेसलाइन मैपिंग। बेसलाइन मैपिंग में हम क्या करते हैं कि एक हम बेसलाइन एक मान लेते हैं जो कि फिक्स है, उसे वो मूवेबल नहीं है जो बेसलाइन है। हम ना जनरली जितनी भी स्केचिंग करेंगे ना ऐसे पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में स्केचिंग होगी जो कि मूवेबल नहीं है, जो कि मूव नहीं कर सकते हैं। तो जो बेसलाइन मैपिंग है इसमें क्या होगा कि एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि एक होलवे हो गया या फिर कोई एक पर्टिकुलर वॉल हो गई, और उससे 90 डिग्री के एंगल पे हम मेज़र करेंगे कि ऑब्जेक्ट उस बेस लाइन से 90 डिग्री के एंगल पे कितने डिस्टेंस पे है। देन हम यूज़ करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। इट इज़ बेसिकली थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स मेथड है ये। इसमें हम एक फिक्स पॉइंट लेते हैं, जनरली एक पोल लेते हैं, और उससे एविडेंसेस का डिस्टेंस मेज़र करते हैं अलोंग विद द एंगल कि कितने एंगल पर वो रखा है। और ये एंगल हम किसके रिस्पेक्ट में मेज़र करेंगे? नॉर्थ डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में मेज़र करेंगे। हम मान लेंगे जो भी हमारा पोल है वो नॉर्थ से 0 डिग्री पे है, यानी कि नॉर्थ पे है वो पोल। देन देयर इज़ द थर्ड मैथड विच इज़ नोट टेकिंग। तो नोट टेकिंग में हम क्या कर रहे हैं? द ऑलवेज ऑन टास्क नोट स्टार्ट द मोमेंट द इन्वेस्टिगेटर गेट्स द कॉल एंड डोंट स्टॉप अंटिल दे लीव। मतलब कि नोट स्टार्ट होता है जब इन्वेस्टिगेटर को कॉल मिलती है, और नोट्स तब तक बंद नहीं होते, मतलब कि नोट्स तब तक बन रहे हैं जब तक कि इन्वेस्टिगेटर्स क्राइम सीन को लीव नहीं कर देते। तो नोट्स कहाँ से स्टार्ट हुए? जब इन्वेस्टिगेटर को कॉल आया कि कहीं पे क्राइम हुआ है और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीम को जाना है। तो वहाँ पे सबसे पहले कोई भी बंदा अगर कॉल कर रहा है तो क्या देगा? पुलिस को लोकेशन बताएगा, और इफ़ वो विक्टिम को जानता है या फिर जहाँ पर इंसिडेंट हुआ है उन्हें जानता है तो उनकी डिटेल्स देगा। तो वहाँ से नोट टेकिंग स्टार्ट होती है, और ख़त्म कहाँ पे होती है? जब क्राइम सीन को अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर लिया जाता है और इन्वेस्टिगेटर क्राइम सीन से चले जाते हैं। अब हमें रिकॉर्ड क्या क्या करना है? वैसे तो सब कुछ ही रिकॉर्ड करना है, बट जो 3 चीज़ें आपको ज़रूर रिकॉर्ड करनी है विच इज़ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या है कि जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर पा रहे बट फील कर पा रहे हैं, जैसे कि स्मेल, वेदर, लाइट या डोर्स। अब डोर्स तो हम टच कर पा रहे हैं बट उसमें क्या कि डोर लॉक है या अनलॉक्ड है, ये भी आपको ध्यान देना है। और लाइट्स का भी देखना है, ऑफ है, ऑन है, सनलाइट प्रेजेंट है, टेम्परेचर भी आपको नोट करना है, वेदर कंडीशंस को, और स्मेल या फ्रेग्रेंस अगर वहाँ कोई प्रेजेंट हो उसे भी आपको नोट करना है। देन द हु से क्या मतलब है कि कौन क्राइम सीन में एंटर किया और किसने क्राइम सीन से एग्जिट लिया, ये सब भी आपको नोट करना है। और द वेयर से मतलब है कि डिस्क्रिप्शन देना है कि एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब जैसे सनलाइट कितनी है प्रेजेंट क्राइम सीन पर, और एग्जैक्ट लोकेशन लिखनी है हर आइटम की जो भी क्राइम सीन पर मिलेगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वीडियोग्राफी विच इज द 4th स्टेप। सो वीडियोग्राफी में क्या है? अब द वॉक थ्रू प्रोवाइड्स अ कॉन्टीन्यूअस सेंस ऑफ प्लेस दैट इंडिविजुअल फोटोज कांट कैप्चर। तो वॉक थ्रू से हमें क्या मिलता है? कॉन्टीन्यूअस सेंस ऑफ प्लेस मिलता है जो कि इंडिविजुअल फोटोज नहीं बता पाती या कैप्चर नहीं कर पाती है। वीडियो से हम इजीली समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस प्लेस पर थी, क्योंकि वीडियो में
पूरे सीन का एक एक पार्ट जो मे बी फ़ोटोज़ में रह जाए वो शूट होता है। अब प्रो टिप्स क्या है वीडियो बनाने के लिए? जब भी हम वीडियोग्राफी करेंगे क्राइम सीन की, तो उसमें सबसे पहले तो हमें कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करना है। हमें अवॉइड करना है इन्वेस्टिगेटर के प्राइवेट कमेंट्स को रिकॉर्ड करने से, ठीक है? हमें किसी भी तरह का ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करना है। देन देयर इज़ स्लो पैनिंग, यानी कि कैमरा को जब आप मूव कर रहे होंगे तो स्लोली मूव करें ताकि कोई भी चीज़ ब्लर आउट ना हो जाए और हर चीज़ अच्छे से रिकॉर्ड हो, हर चीज़ की डिटेल रिकॉर्ड हो। देन द पर्सपेक्टिव, तो हमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को अच्छे से शो करना है अपने वीडियो के अंदर, अच्छे से उनका टेक लेना है, अच्छे से मतलब कि बिल्कुल क्लियरली दिखना चाहिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। सो गाइज, व्हाट इज़ द गोल्डन रूल ऑफ क्राइम सीन डॉक्यूमेंटेशन? सो डॉक्यूमेंटेशन है, सबसे पहले हम उसकी इंटीग्रिटी के बारे में बात करेंगे। नेवर रिक्रिएट अ सीन फॉर अ फोटो। इफ़ यू मूव्ड अ गन बिफोर टेकिंग अ पिक्चर यू मस्ट नोट दैट इट वॉज मूव्ड। अगर सबसे पहले तो आपको कोई भी चीज़ रिक्रिएट नहीं करनी है फ़ोटो के लिए। मान लो अगर आपने कोई एविडेंस गलती से डॉक्यूमेंटेशन से पहले मूव कर दिया है तो राइट इट कि आपने उसको उस पॉइंट से मूव किया है। आप वापस से रिक्रिएट मत करो उसे वहाँ रख के, फिर उसकी मतलब कोई एविडेंस आपने उसे वहाँ पे रखा और फिर इमेज ली, नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ डिफरेंस आ गया होगा ओरिजिनल फॉर्म से। सो यू हैव टू राइट कि आपने मूव किया है एविडेंस को बिफोर डॉक्यूमेंटेशन या आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन। और इसका रिजल्ट क्या होगा? गुड डॉक्यूमेंटेशन मेक्स द एविडेंस बुलेट प्रूफ अगेंस्ट डिफेंस अटर्नीज इन कोर्ट। जितना अच्छा आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा उतना अच्छा आपका एविडेंस स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा आपका एविडेंस स्ट्रॉन्ग होगा अगेंस्ट डिफेंस अटर्नीज, मतलब कि जो डिफेंस में खड़े हैं उनके खिलाफ में। और आपका एविडेंस 100% ऑथेंटिक माना जाएगा अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा होगा। So guys, this is all about the video, all about the topic. You can comment down your queries if you have any, and you can also tell me the ideas or the videos you want in future. अगर आपको like कोई particular topic में forensic से related कोई topic है और उसमें आपको issue हो रहा है तो you can comment down so that I can focus on that topic too and make a video in future for that topic too. So guys, this is all about the video. Like, share, comment and subscribe. Thank you.